सिटीजन की पहचान करना। और डाउटफुल सिटीजन की पहचान करने में समस्या यह है कि कोई व्यक्ति जाकर के यदि ऑफिस में कह दे कि हमारा जो पड़ोसी है वो डाउटफुल है, तो उसका नाम डाउटफुल सिटीजन में डाल दिया जाएगा। आप बतबो नहीं, लोग कहे कि दाल गोतिया जत्ते गले ओते बढ़िया छे, सब अपना अपना पड़ोसी से लड़ाई छो ना, आ सब पड़ोसिया जाए कह देते हे ई तो डाउटफुल छे, लेकिन परबाबा तो लाहौर में जन्म लखीम। ये बात इसमें सबसे बड़ी मुश्किल की है। अब जो डाउटफुल सिटीजन का नाम, उसका जो लिस्ट जारी किया जाएगा, उसको जाकर के डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, कागज दिखाना पड़ेगा कि नहीं हो हमें ही के छिए, हमें जाले डिस नहीं लिए, हमें बिहटे में जन्म लिए, हमारे बाबा 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 नाना नाना ही है। तब जाकर के आपको कागज दिखाना पड़ेगा, और जिनका कागज सही पाया जाएगा वो तो एनआरसी में शामिल हो जाएंगे, वो नेशनल सिटीजन रजिस्टर में उनका नाम आ जाएगा। और जिनका कागज में ये होगा कि नाम उनका NIRAJ है सर्टिफिकेट पर, अब वोटर आईडी पे मान लीजिए NEERAJ नीरज है, इस तरह की दिक्कतें जिनके कागज में होगी उनका नाम एनआरसी से बाहर कर दिया जाएगा। तो पहला स्टेज है NPR, दूसरा स्टेज है डाउटफुल सिटीजन की पहचान, तीसरा स्टेज है फाइनल एनआरसी को तैयार करना, और चौथा स्टेज है कि सबको नेशनल आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा। ये है 4 स्टेज, ये है क्रोनोलॉजी। जो क्रोनोलॉजी देश के गृह मंत्री देश को नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में क्रिमिनोलॉजी चल रहा है। ये जो स्टेज है, इसमें अब समस्या क्या है इसको समझ लीजिए। आज जगतपुरा के कुछ किसान हमसे मिलने के लिए आए थे। जगतपुरा की समस्या ये है कि उनके पास रसीद है, उनको मुआवजा मिला है पाइपलाइन से, लेकिन अभी जो है एनटीपीसी उनको मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है। एनटीपीसी कह रही है कि सर्वे के हिसाब से ही सरकारी जमीन है, और किसान कह रहे हैं कि ये हमारी जमीन है बंदोबस्ती के हिसाब से। अब यहाँ एक बात समझ लीजिए, दो तरह खेत है, दो तरह जमीन हो, मरोसी या कबाला। कबाला कागज हो, मरोसी कागज नहीं हो, मरोसी के रसीद हो। तो तोहर नाम अगर एनआरसी से बाहर भे गलो हन, तो डाउटफुल सिटीजन हो गलो हन, तो केना अपन जमीन पर कब्जा करबो, हमरा बताओ कौन कागज देखेबो। ये सबसे बड़ा संकट है। और ये बात हम क्यों बोल रहे हैं कि ये कानून देश के गरीबों के खिलाफ है, क्योंकि देश के गरीबों की जमीन पे इस देश के जो पूंजीपति हैं उनकी गिद्ध नजर है। जमीन जो आप कब्जा किए हुए हैं, जो जमीन आपका है, आपके बाप दादा जिसको जोतते रहे हैं, जिस जमीन के साथ आपका एक भावनात्मक लगाव है, उस जमीन की जिस तरीके से दिनों दिन दाम बढ़ता जा रहा है, तो आप जब नागरिक नहीं रहिएगा तो जमीन का मालिक कैसे रहिएगा? और जब नागरिक नहीं रहिएगा, जमीन का मालिक नहीं रहिएगा, तो आपको वोट देने का अधिकार कहां से रहेगा? यह है पूरा का पूरा साजिश। और इस साजिश को समझते हुए ही हम लोग कह रहे हैं कि यह कानून देश विरोधी कानून है, यह कानून गरीबों के खिलाफ है, यह कानून एक काला कानून है। और यह कानून इसलिए लाया गया है जिससे लोगों को नागरिकता दी नहीं जाएगी, बल्कि लोगों की नागरिकता छीनी जाएगी। सीएए लाने का कोई प्लान नहीं था सरकार का। जब असम में इनकी गर्दन फंसी तो ये सीएए लेकर के आए, लेकिन सीएए लाने के बाद इनकी गर्दन और ज्यादा फंस गई। गर्दन कैसे फंस गई कि सीएए में इन्होंने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जिनके साथ धार्मिक प्रताड़ना हुई है उनको हम नागरिकता देना चाहते हैं। सवाल नंबर 1, जो लोगों का नाम एनआरसी से बाहर होगा, पहले तो यही कहेंगे कि हम भारत के नागरिक हैं। तो एक बार आप एफिडेविट देकर के सरकार को कहिएगा कि हम भारत के नागरिक हैं। फिर जब आपके पास कागज नहीं होगा तब आप कहिएगा कि नहीं लाहौर में हम लात खाए थे इसलिए भारत आ गए थे, तो मतलब आप झूठ बोलिएगा। एक बार आप कहिएगा कि हम नागरिक थे सरकार के सामने, और दूसरा बात जब आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी एनआरसी के तहत, तब आप कहिएगा कि नहीं नहीं हम तो पाकिस्तान से आए थे इसलिए हमको सीए की तरह नागरिकता दे दीजिए। तो पहले नागरिकता छोड़िएगा तब ना नागरिकता दीजिएगा। यह साजिश है। पूरे देश के लोग जो इस देश के नागरिक हैं, इसी देश में वो पैदा लिए हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, उनकी जाति कुछ भी हो, सदियों से वो इस देश में रहते आए हैं। अचानक से पहले सरकार आपसे एनपीआर और एनआरसी करके नागरिकता छीनेगी, फिर सीए के तहत आपको नागरिकता देगी। तो नागरिकता छीनने और नागरिकता देने के बीच में आप शरणार्थी बन जाएंगे, और जब आप शरणार्थी बन जाएंगे तो भूमि सुधार के तहत, भूदान के तहत जो आपको बासगीत पर्चा मिला था,
भूमिहीनों को जो जमीन मिली थी उस जमीन पे आपका कब्जा रह पाएगा। इसीलिए ये कानून, ये एनपीआर, एनआरसी, सीएए इस देश के गरीबों के खिलाफ है, इस देश के छोटे किसानों के खिलाफ है, इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके खिलाफ है। इस बात को आप समझ लीजिए। अब प्रश्न ये उठता है कि सरकार को इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार ये बात क्यों लेकर के आई है? सरकार ये बात इसलिए लेकर के आई है कि पान के दुकान पर जब खड़ा होइएगा ना, कहिएगा देश में बड़ा बेरोजगारी पैदा हो गया है, तो भाजपा के नेता जानते हैं क्या कहेगा? ओहो बेरोजगारी नहीं होते, इतने जन्माए सब छोड़ दिल के तो बेरोजगारी नहीं होते। तो कहियो तो क्या को भाई 6 गो, तो तुम्हें जो 6 गो जन्म लो तो देश की जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। ये बात क्यों बोला जाता है? ये बात इसलिए बोला जाता है कि आप असली सवाल को छोड़ करके किसी और सवाल पर बहस करना शुरू कर दें। जैसे महाराष्ट्र में क्या बोला गया कि बिहारी सब आकर के नौकरी ले लेता है, इसीलिए मराठियों को नौकरी नहीं मिलती है। तो बिहारी सब अगर मराठा में जाकर के नौकरी ले लेता है महाराष्ट्र में, तो मराठियों को नौकरी नहीं मिलती है, तो एक बार आंकड़ा निकाल करके देखेंगे कि देश में कितना रोजगार पैदा हो रहा है। बेरोजगारी का आंकड़ा यह बताता है कि देश 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगार है। आज की तारीख में 45 साल में सबसे ज्यादा बेकारी है। कल के अखबार में आया है कि 16 लाख लोगों की नौकरी चली गई है। हर दिन देश की आर्थिक नीति के चलते लोगों को अपने रोजगार से हाथ गंवाना पड़ रहा है। आप हमें एक उदाहरण बता दीजिए। 8वां पास कर रहे हैं लोग, हायर सेकेंडरी पहुंचे लोग को नौकरी मिल जाए, मिले रहे कि नहीं मिले रहे। ओकर बाद होले कि ना बीए पास कर होता अब नौकरी मिलता, तो लोग बीए पास करे लगले। कल के नहीं बीए पास कैला थोड़ी नौकरी मिलता, कोनो टेक्निकल हैंड होइक चाहिए, तो आईटीआई कैला तब नौकरी मिल जेता। ओकर बाद आईटीओ आए के बाद नौकरी नहीं मिला लगले, कल के पॉलिटेक्निक पास कर हो तो पक्का नौकरी मिल जेता, तो लोग पॉलिटेक्निक पढ़ा लगले। पॉलिटेक्निक करला के बाद भी जब नहीं नौकरी मिला लगले, लोग कल के बीटेक बड़ा अच्छा मार्केट है, जितना घर जमा पूंजी छो वो सब जमा पूंजी निकाल के बेटा दे दो, ट्रेन चढ़ा दो, पुणे जेतो, ग्वालियर जेतो, जा बीटेक इंजीनियर बन गई। तो ढनकब करे छे बीटेक इंजीनियर सब बीटेक कर करके घूम नहीं रहले हैं। आई बीटेक करला के बाद भी नौकरी नहीं मिले छे। अब बीटेक करला के बाद की कहलकै एमबीए कै लेबो तो पक्का नौकरी मिल जेतो। हमर दोस्त जौराती एमबीए भी कहने छे तैयो ओकरा नौकरी नहीं मिल करे छे। असल समस्या कहां है? असल समस्या वहां है कि आप देश में एक ऐसी आर्थिक नीति लेकर के आए हैं जिससे कमाने वाला मर रहा है और लूटने वाला ताकतवर होते जा रहा है। इसका एक उदाहरण हम आपको बता देते हैं। प्याज 200 रुपये किलो खरीद लो ना, प्याज उपजावे वाला कोई किसान से पूछ के देखो, कोई किसान से आप पूछ करके देखिए कि 200 रुपये किलो प्याज बिक रहा है, तब तो आपके घर पर मर्सिडीज खड़ा हो गया होगा। नहीं, फसल अगर महंगा हो गया है, सौदा अगर महंगा बिक रहा है, तो किसान सबके घर में मर्सिडीज हो जाना चाहिए ना। आंकड़ा तो कुछ और बताता है। आंकड़ा बताता है कि इस देश में 12,000 किसानों ने आत्महत्या की है। तो ऐसा कैसे हो रहा है भाई? प्याज हम 200 रुपए किलो खरीद रहे हैं और किसान आत्महत्या कर रहा है, तो पैसा जा कहां रहा है? पैसा जा रहा है अदानी के खाता में। और जो अदानी के खाता में पैसा जाता है, उसी अदानी के पैसा से टीवी चैनल को खरीद लिया जाता है, और टीवी चैनल को खरीद करके दिन रात हिंदू मुसलमान किया जाता है, और दिन रात हिंदू मुसलमान के इस बहस में इस देश के जवानों और किसानों के सवाल को गुमराह कर दिया जाता है। आप प्याज खरीद रहे हैं 200 रुपए किलो, और किसान को इतना प्याज का दाम नहीं मिल रहा था कि प्याज उखाड़ करके वो मंडी तक प्याज को ला सके। ये जो आर्थिक नीति है, इस आर्थिक नीति ने इस देश के भीतर हजारों करोड़ों बेरोजगारों को पैदा किया है। अब सवाल ये नहीं है कि ये सरकार आकर के ऐसा कर दी है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी आई है तो ये आर्थिक नीति इस तरीके से चलने लगी। बीजेपी की पहले के सरकारों ने भी ये किया है, इस बात को हमको स्वीकार करना चाहिए। ईमानदारी से कोई बात मानने में कोई बुराई नहीं है। इसी स्कूल के फील्ड में जब हम लोग भाषण सुनने के लिए आते थे, तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता तो 30-40 साल से फांसीवाद बोल रहा है। आज थोड़ी फांसीवाद बोलना शुरू करके कि पुरनका लोग सब बता देते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के भाषण कखनो न कखनो फांसीवाद चली।